गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन एक छोटा सा नन्हा सा टॉपिक है बच्चों। एक क्वेश्चन का सवाल है, हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आता सिंगल, और कभी कभी वो भी नहीं आता। ठीक है ना। तो चलो जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रोजन में उसे एक क्वेश्चन के लिए हम बात कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रुप 13 और 14 की बात की थी पी ब्लॉक में। इसके बाद ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये सब हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है बच्चों। अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में वीडीज कैप्सूल के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में मैंने कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ पे पढ़ाया था, वहाँ पे पूरे पी ब्लॉक में ये जो रिएक्शंस वगैरह है, राइट, मतलब ग्रुप 15, 16, 17, 18 ये सब की बात मैंने वहाँ पे कर दी थी बच्चों। ठीक है ना। 13, 14 में जो कुछ अलग पॉइंट्स थे उनकी बात मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में कर दिया था बच्चों। अभी हाइड्रोजन आज पढ़ेंगे, उसके बाद एस ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे बच्चों। तो चलिए हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। ओके, हाइड्रोजन में क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे पहली बात ये है, तो आप ध्यान से देखिएगा कि हाइड्रोजन जो टॉपिक है वो एक तो बहुत छोटा है, मैंने आपको बता दिया, राइट, लेकिन फिर भी कितने क्वेश्चन का सवाल है बच्चों, एक क्वेश्चन का सवाल है। ठीक है ना। वो एक क्वेश्चन, और कभी कभी वो भी नहीं जाता। इसका मतलब फुर्सत मिले, टाइम मिले तो इसको पढ़ने का, और अगर किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों या कम टाइम है किसी बच्चे के पास तो नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। ठीक है। ऐसे फ्रेंकली क्यों बता देता हूँ आपको, बिकॉज ये टीचर का ही काम होता है बच्चों कि बच्चों को बताना कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, किससे कितने क्वेश्चन रहेंगे, ताकि बच्चा उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सके और ज्यादा ज्यादा अच्छे मार्क्स वो गेन कर सके। ठीक है ना। जैसे डी एंड एफ ब्लॉक नहीं पढ़ोगे, ऐसा कोई बच्चा बोले कि नहीं पढ़ेंगे तो क्या चलेगा, नहीं चलेगा बच्चों। ठीक है ना। डी एंड एफ ब्लॉक भी मैं पहले से पढ़ा चुका हूँ, तो देखा जाए तो 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने फिनिश कर दी है बच्चों। ठीक है। जिस बच्चे ने पहले के लेक्चर नहीं देखे वीडियो लेक्चर वो देख लेगा, उसे मैंने फिर से दोबारा से भी अपलोड कर दिया बच्चों। तो डी एंड एफ के भी लेक्चर आप देख सकते हो। डी एंड एफ भी फिनिश कर दिया मैंने। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बना दिया था, तो वो भी आप देख सकते हो, राइट। मेटलर्जी भी इसके पहले मैंने जो बनाया था वीडियो लेक्चर, उसमें मेटलर्जी भी पढ़ा दिया मैंने बच्चों। पी ब्लॉक भी मैंने पढ़ा दिया बच्चों। पी ब्लॉक के 13, 14 तो अभी आपको पता पढ़ाया था मॉर्निंग वाले लेक्चर में। उसके पहले आपको 15, 16, 17 के जो इंपॉर्टेंट बातें थी, रिएक्शंस वगैरह, नाइट्राइड वगैरह, सब कुछ मैंने वहां पे पढ़ा दिया था बच्चों। ठीक है ना। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की तो फिनिश हो ही गई है बच्चों। अभी 11th में जो छोटे छोटे टॉपिक है, राइट, 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए हाइड्रोजन की बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट H2SO4 ऑन। ठीक है। कह रहा है हाइड्रोजन प्रिपेयर्ड होगा अगर डाइल्यूट H2SO4 का रिएक्शन इनमें से किसके साथ करा दिया जाए तो। ठीक है। हालांकि ये इस क्वेश्चन का आंसर मैंने स्टार्टिंग में जो दो लेक्चर बनाए थे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब वीडियो कैप्सूल पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, वहां पे इसकी टेक्निक समझाई थी आपको। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो फिर से देख लो एक बार क्या होता है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ बोल रहा है ना, और ये डिफरेंट डिफरेंट आपको सामने मेटल दे रखे हैं। कह रहा है हाइड्रोजन कौन प्रिपेयर करेगा बच्चों, तो हाइड्रोजन प्रिपेयर की कभी भी बात आ जाए तो ECS को याद करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करते हैं। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सबको याद रहती है जनरली, ऐसे लिथियम से स्टार्ट होती है, फिर डैश 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 डैश, फिर हाइड्रोजन आता है बच्चों। ठीक है ना। अब उसके नीचे की बात कर लेता हूं मैं, देखिएगा मैंने उस दिन बताया भी था, छापा एक ट्रिक बताई थी बच्चों। ठीक है। CH A ऊपर बता देता हूँ तभी आपको समझ में आएगी। इसको हटा दो पहले, डी, यहाँ AG लिख दो, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। लिथियम, हाइड्रोजन, यहाँ पर CHAPA, ऐसा बताया था मैंने। छापा, इसे U किया तो इसे भी U कर दिया, ये G है तो ये भी G कर दिया, और ये क्या कर दिया, PT कर दिया, बन गया ये CU HG AG PT, और ये याद रखने का तरीका है। ठीक है। पूरा ECS सब बच्चे अलग अलग टेक्निक से याद रखते हैं बच्चों। ठीक है ना, सबकी टेक्निक अलग अलग रहती है, तो ऐसा भी करो, याद होना चाहिए बस पूरा ECS। ठीक है ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ECS उस दिन मैंने बताया भी था, ढेर सारे क्वेश्चन इससे करवाए भी हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले लेक्चर में करवाया था मैंने बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन इससे। ठीक है। मैंने इसके लिए जो मैं याद रखा हूँ, मैं कैसे याद रखा हूँ बच्चों, लिख ब सर का ना मग अल मन जन कर फे कट को नि इस पव छापा CBI, ये है पूरा ECS। ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, लिख ब सरकाना मगल मंजन करफे कटकोनी इसम पवा छापा CBI, ये पूरा ECS है बच्चों। ठीक है। बट आपको जरूरी नहीं कि आप इसी टेक्निक से याद रखो जैसे मैं याद रखता हूँ। ठीक है। आप अपनी टेक्निक जो आपको आसान लगती है याद रखे हो तो अच्छी बात है। ठीक है ना।
चलो तो हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो हमने लिथियम से शुरुआत कर दिया बच्चों, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे ये सब आते हैं। ठीक है, अब आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, ठीक है। Hg हाइड्रोजन के नीचे है बच्चों, Ag भी हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब ये भी हाइड्रोजन के नीचे, ये भी हाइड्रोजन के नीचे, ये भी हाइड्रोजन के नीचे। और उस दिन मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन के नीचे जो आते हैं वो कभी भी हाइड्रोजन का प्रिपरेशन नहीं करते, मतलब हाइड्रोजन जो है वो रिमूव नहीं करते बच्चों, मतलब ये सब हाइड्रोजन का प्रिपरेशन नहीं करेंगे। और आयरन जो है वो कहाँ आएगा बच्चों, ऊपर आएगा। आप इसके ऊपर ही देख सकते हो बच्चों, राइट। लिखबा सर काना मंगल मंजन कर फे आया ना बच्चों, राइट। तो फिर जो है Fe फे, ये ऊपर आ रहा हाइड्रोजन के, मतलब ये हाइड्रोजन का प्रिपरेशन कर सकता है ऊपर वाला बच्चों, इसलिए आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा, ठीक है। तो ECS से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बच्चों, रिएक्शन हमको नहीं पता थी फिर भी हमने सॉल्व कर दिया, तो ये टेक्निक है बच्चों, ठीक है ना। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के जो नीचे आते हैं ECS से बच्चों, ठीक है ना, वो हाइड्रोजन का प्रिपरेशन नहीं करते बच्चों, ठीक है ना। कुछ बुक्स में ये अपोजिट भी लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है, याद होना चाहिए बस। नेक्स्ट ये दो रिएक्शन है, कह रहा रोल ऑफ H2O2 बताइए। H2O2 का रोल बताइए इन दोनों रिएक्शन में, रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है या दोनों है, कैसा है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या कर रहा है, O3 को O2 में कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ Ag2O को Ag में कन्वर्ट कर रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन का काम कर रहा है। ये H2O2 दोनों में रिडक्शन का काम कर रहा है, इसलिए आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा, रिड्यूसिंग इन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब दोनों रिएक्शन में रिड्यूसिंग नेचर दिखा रहा है, रिडक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये तो आसान था। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। ये रिएक्शन दे रखा है, इस रिएक्शन के लिए कितना दे रखा है वैल्यू, -869.6 किलो जूल दे रखा है, राइट, इस रिएक्शन के लिए। और डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड पूछा है, ये क्वेश्चन थर्मोकेमिस्ट्री में भी मिलता है बच्चों, ठीक है ना। और एंथैल्पी चेंज का एक क्वेश्चन हर साल आता है बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट है ये, थर्मोकेमिस्ट्री में भी रहता है, हाइड्रोजन का भी मान सकते हो आप, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है ना। बट थर्मोकेमिस्ट्री में इस तरह क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, तो बहुत आसान है ये, ठीक है। आपसे ये दे दिया है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए इतना। और डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H बॉन्ड, मतलब H2 को तोड़ना है, उसके लिए एनर्जी आपसे पूछ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो मतलब रिवर्स आप देख सकते हो क्या बोल रहा है, HH बॉन्ड को मतलब H2 को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, 2H, दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे, इसके लिए आपके इससे पूछा है। तो इस रिएक्शन के लिए कितना दे रखा बच्चों, -869.6 दे रखा है, ठीक है ना। इस रिएक्शन के लिए दे रखा है, इसको रिवर्स आपको करना है, क्योंकि डिसोसिएशन करना है, तो फॉर्मेशन की बात बोला है, देखो फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे बच्चों, क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, बना है ना, मॉलिक्यूल बना है। यहाँ क्या बोला, डिसोसिएशन, मतलब इसको अपोजिट, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस। प्लस में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि फॉर्मेशन के लिए माइनस है, तो डिसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस कर दिया, ठीक है। अभी कितने हाइड्रोजन मिल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या कर दोगे, इनटू हाफ कर दोगे, ठीक है ना। ओके, कर दिया हाफ। चलो इसे सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, +434.8 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, किलो जूल हो जाएगा, मतलब आंसर डी जाएगा बच्चों, ठीक है। तो क्लियर हो गया, आसान क्वेश्चन थे, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं बच्चों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चों इस टाइप का, इसमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सैंपल, ठीक है, ऑफ H2O2 गिव्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट STP, राइट, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द गिवन सैंपल इज। तो बहुत आसान ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों, कुछ भी नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। क्या कह रहा है देखिए, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, किसका बच्चों, H2O2 का, क्या दे रहा है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, ये दे रहा है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना देगा बच्चों, 1000 बाई 100, कितना हो गया बच्चों, 2 कट गया, कितना आ गया, 10, राइट, सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बराबर हो गया, मतलब 10 वॉल्यूम, राइट, H2O2, ठीक है ना। ओके, कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन दे रखा, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है। तो कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ओके, तो हाइड्रोजन के प्रिपरेशन की 2 मेथड है बच्चों, इसमें आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए नेम से क्वेश्चन आ गया, एक तो है बोस प्रोसेस और दूसरा क्या है, लेंस प्रोसेस, ठीक है, नाम से क्वेश्चन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन की प्रिपरेशन की ये 2 मेथड होते हैं बच्चों,
राइट। और ये आपको इससे पहले वाले लेक्चर मैंने बताया भी था, वाटर गैस या फिर सिन गैस बोलते हैं इसे, CO+H2 को वाटर गैस या फिर सिन गैस, ठीक है ना। तो इसमें देखिए H2 का प्रिपरेशन हो रहा है, तो ये दोनों का सब नाम जानिए बस, एक बोस प्रोसेस है, दूसरा क्या बच्चों लेंस प्रोसेस है, ठीक है ना। ये दोनों किसके लिए होता है, हाइड्रोजन की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। बस इससे अलावा ज्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं बच्चों, जब भी क्वेश्चन आएगा नाम से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों हाइड्रो फॉर्मुलेशन या ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाइड्रो फॉर्मुलेशन या ऑक्सो प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ये देखिए CHO में, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, CHO में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो CO मतलब कोबाल्ट, और ये CO क्या है, कार्बोनिल, ठीक है ना। तो ये कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है बच्चों की, ये रिएक्शन भी आपसे पूछी जा सकती है। डबल बॉन्ड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है ये कैटलिस्ट, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रो फॉर्मुलेशन या ऑक्सो प्रोसेस, ठीक है ना। और भी इसके बाद कई स्टेप है, पर वो काम का नहीं है, सिर्फ काम का इतना ही है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है हैवी वाटर। हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, D2O से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना। सबको याद रहता है जनरली, 9th 10th से पढ़ने लगते हैं। चलो कुछ रिएक्शन है बच्चों, अब ये सब में D2O दे रखा है, हैवी वाटर के साथ सबके साथ रिएक्शन है बच्चों। बट आप माइंड में क्या रखोगे, जब भी D2O का रिएक्शन बोले तो H2O ही समझोगे आप, क्योंकि ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के आइसोटोप है बच्चों, ठीक है ना। तो जैसे वाटर के साथ रिएक्शन करते हो H2O के साथ सेम वही प्रोडक्ट आपको बनाना है, बट हाइड्रोजन की जगह पे D लिख देना, ड्यूटेरियम लिख देना, ठीक है। तो ये H2O होता तो क्या बनाते आप, NaOH बनाते, तो बस NaOH की जगह पे D कर दिया और D2 रिमूव हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो आसान रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। Aln एल्युमिनियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन है D2O का, तो क्या बनाओगे बच्चों, एल्युमिनियम वाटर का OH लेता तो H की जगह D कर देना, ये देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता, तो बस OH की जगह पे D आ गया, बाकी कुछ भी नहीं है। और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेके NH3 बनाता, अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम कर दिया बच्चों, ठीक है ना। ड्यूटराइज्ड अमोनिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ड्यूटराइज्ड अमोनिया, ठीक है ना। नेक्स्ट CaC2, इन दोनों से क्वेश्चन जो है वो एम्स में भी आ चुका है बच्चों, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। बस D2O की जगह पर H2O के फॉर्म में ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, तो बस D2O बन गया, तो H2O भी तो वही है, बस D की जगह H कर देना है बस आपको। तो CaC2 राइट, और Al4C3 इन दोनों का है, तो C2D2 बनता है बच्चों। और अगर यहाँ D की जगह हाइड्रोजन किया तो यहाँ भी आप हाइड्रोजन कर दोगे तो C2H2 बन जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे इसमें भी है, हाइड्रोजन कर दोगे तो CH4 बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा बच्चों। तो अभी हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम है, तो CD4 है बच्चों, ठीक है, ड्यूटराइज्ड मीथेन है ये। ओके, तो देख लीजिए दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जबकि कितना आसान है, कुछ भी तो नहीं करना है बच्चों। कैल्शियम है, वाटर को OH ले लेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो OH की जगह पर D आ जाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, तो Al वाटर का OH है, H की जगह D पर है, देख लीजिए आप कितना आसान है। ये बहुत पूछता है, ठीक है ना, कि क्या बनता है अगर CaC2 का वाटर के साथ या D2O के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनता है, और Al4C3 का वाटर या फिर D2O, वाटर भी दे सकता है और D2O भी मतलब ड्यूटेरियम वाला भी दे सकता है आपको। तो वाटर अगर देगा तो हाइड्रोजन बनेगा, CH4 मीथेन कहलाएगा, या C2H2 हो जाएगा, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत 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 बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट, ओके, तो नेक्स्ट है हार्डनेस, ठीक है, ऑफ वाटर। मतलब हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं बच्चों, तो हार्ड वाटर बोलने के पीछे ये सब रहता है, ठीक है। वाटर में अगर ये सब रहेगा तो उस वाटर को हार्ड बोलते हैं बच्चों, ठीक है, जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। HCO3-, ठीक है, बाइकार्बोनेट, ठीक है, Cl-, SO4-, ठीक है ना, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, ठीक है ना, क्लोरीन है मतलब क्लोरेट, ठीक है ना, क्लोरीन के साथ है, और बाइकार्बोनेट, ये सब मिक्स रहते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ड वाटर बोलते हैं, ठीक है ना। आसान है, छोटा छोटा है पॉइंट, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। हार्डनेस जो है वो दो तरह का, एक टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है ना, और एक परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को अगर रिमूव करना हो तो क्लार्क मेथड का यूज करते हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि टेम्परेरी का अब तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया बच्चों, टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्लार्क मेथड, तो ये नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। यहाँ से कभी क्वेश्चन पूछा गया कुछ बार बच्चों, ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की टेक्निक, ठीक है ना, कौन कौन सी होती है, तो नाम आपको जानना चाहिए बच्चों। हीटिंग इफेक्ट विथ Na2CO3, राइट, सोडियम कार्बोनेट, इसके थ्रू क्या करते हैं बच्चों, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करते हैं, उसको हीट करके, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कैलगॉन मेथड, ठीक है, कैलगॉन मेथड। तीसरा क्या बच्चों, आयन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट या परम्यूटेड,
मॉर्निंग के लेक्चर में मैंने बताया बच्चों कि जियोलाइट या परम्यूटेड क्या कहलाता है। मॉर्निंग के लेक्चर में आपने देखा है अगर तो आपको पता होगा, उसका फार्मूला भी आपको बताया था कि कैसे जियोलाइट या परम्यूटेड का फार्मूला कैसे पहचानोगे कि जियोलाइट का ही फार्मूला करेक्ट है। तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, मॉर्निंग के लेक्चर में हमने बात कर दिया था। लास्ट क्या बच्चों, सिंथेटिक रेजिन या आयन ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। लास्ट क्या है, सिंथेटिक रेजिन मेथड या फिर ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। तो ये चार मेथड हैं, आपको नाम पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आया है और इस टाइम पे मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। बाकी अगर हम इसको पढ़ाने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ की पॉइंट पढ़ना है बच्चों, की पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाता है, ठीक है। लास्ट में ऐसे ही करना चाहिए, तभी अच्छे मार्क्स आते हैं। तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने की कितनी टेक्निक हो गई बच्चों, 4 टेक्निक हो गई। कौन कौन सी, हीटिंग इफेक्ट विथ Na2CO3, राइट। दूसरा कैल्गॉन मेथड, तीसरा आयन एक्सचेंज मेथड या जियोलाइट या परम्यूटेड मेथड, और लास्ट क्या है, सिंथेटिक रेजिन और ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके तो नेक्स्ट है H2O2 की थोड़ी सी बात कर लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर लें बच्चों। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रिपरेशन का मेथड है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों और डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दिया गया था आपको, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया जा सकता है, ऐसे नेम के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल। नॉल ऑल क्यों लगा बच्चों, क्योंकि OH है, ठीक है ना। तो 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल आपको दे रखा है, उसका एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो ऑक्सीडेशन हो गया। तो सिर्फ चेंज क्या करना है, जहां OH है राइट, उस OH की जगह पे डबल बॉन्ड O ऑक्सीडेशन कर देना है। और जब ऑक्सीडेशन होगा तो अंदर का रिंग गायब हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ अंदर रिंग है, यहाँ पर रिंग नहीं है बच्चों, ठीक है ना। बस OH की जगह डबल बॉन्ड और अंदर का रिंग गायब कर देना। बाकी C2H5 यहाँ भी है, C2H5 यहाँ भी है, कोई चेंज नहीं करना। ये रिंग और ये रिंग एज इट इज है, ठीक है। तो H2O2 का प्रिपरेशन का मेथड है बच्चों। ये H2O2 का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रिपरेशन हुआ ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी कई बार पूछा गया, अगर इधर से उधर मूव कर गया तो H2PD मतलब रिडक्शन हो जाएगा। डबल बॉन्ड O की जगह पर क्या हो जाएगा, OH, तो रिडक्शन हो जाएगा। और उधर से इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा। तो 2 इथाइल एंथ्राक्यूनॉल का जब एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 इथाइल एंथ्राक्यूनोन बन जाएगा। क्यूनोन क्यों बोला, क्योंकि डबल बॉन्ड O आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भूलने का नहीं। इस पूरे इस हाइड्रोजन चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है ना। ओके, दूसरा रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्या होती है, K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शन बच्चों इस हाइड्रोजन चैप्टर में इंपॉर्टेंट होती है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में ऑलरेडी मैंने K2Cr2O7 और KMnO4 की रिएक्शन पढ़ा रखी है बच्चों। चाहे डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ लो, चाहे हाइड्रोजन में पढ़ लो, मैंने डी एंड एफ में पढ़ा दिया, फिर यहाँ उसे दोबारा पढ़ाने की जरूरत है नहीं बच्चों। और वीडियो मैंने अपलोड भी किया था डी एंड एफ का, आप देख सकते हो। ये एक रिएक्शन है, इसे आप देख लो, ठीक है ना। ये देखो, ठीक है ना। ये क्या है, टेस्ट ऑफ H2O2 है बच्चों, टेस्ट ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के टेस्ट की रिएक्शन है बच्चों, कंफर्म करने के लिए, ठीक है। ओके, K2Cr2O7 का H2SO4 और साथ में H2O2 अगर है तो मान लीजिए एक बीकर में अगर H2O2 है, कंफर्म करना है कि वहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो उस बीकर में K2Cr2O7 और H2SO4 डाल दीजिए। अगर उसमें उसका कलर, उस पूरे सॉल्यूशन का कलर अगर ब्लू कलर हो गया तो कंफर्म कर देगा कि वहाँ पर H2O2 पड़ा हुआ था, क्योंकि ब्लू कलर किसका आता है बच्चों, CrO5 का ब्लू कलर आता है, ठीक है ना। तो ब्लू कलर आया मतलब CrO5 बना, इसका मतलब H2O2 वहाँ प्रेजेंट था, तभी उसने K2Cr2O7 और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया, CrO5। CrO5 का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। और मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, स्टार्टिंग के वीडियो कैप्सूल पार्ट फर्स्ट और सेकंड जहाँ पढ़ाया था, वहाँ CrO5 के बारे में बताया था। बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टेस्ट ऑफ H2O2 है बस, ठीक है। फिनिश यहाँ से बच्चों, ठीक, इतना ही आपको इस हाइड्रोजन में पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है ना। क्योंकि पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कोई काम का नहीं बच्चों, एक ही क्वेश्चन आता है और जितना मैंने पढ़ा दिया उतना इनफ है बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। ये सब एक एक क्वेश्चन के चैप्टर है, छोटे छोटे नन्हे नन्हे चैप्टर, ठीक है। बट इस साल इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना। और सिंपल ही क्वेश्चन होता है, ज्यादातर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बायो ही इन्वॉल्व होता है, तो कुछ क्वेश्चन तो बायो के ही आ जाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लेक्टेड बाय, ठीक है ना।
मतलब ओजोन जो लेयर है, अपने बारे में पढ़ा होगा बच्चों, वो कि कौन स्ट्रेटोस्फीयर में से कौन कम करता जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो सबने पढ़ा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना हो, पहला ही ऑप्शन में दे रखा CF2Cl2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना। ओके, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2। हो सकता है इसका दूसरा नाम भी आ जाए, तो इसे फ्रियॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रियॉन। तो याद रखिएगा, ये भी इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, राइट। या इसे फ्रियॉन भी बोलते हैं, फ्रियॉन 12 भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो फ्रियॉन याद रखिएगा, ये एज अ रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, घरों में जो रेफ्रिजरेटर रहता है ना, उसमें यूज किया जाता है इसका, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे फ्रियॉन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री क्या कहलाती है बच्चों? ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, देखिए, रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हजार्डस केमिकल्स, ठीक है। मतलब जो खतरनाक केमिकल्स होते हैं बच्चों, जो नुकसानदायक केमिकल्स होते हैं, खतरनाक हजार्डस केमिकल, ठीक है। तो खतरनाक केमिकल का यूज को कम करना और उसके प्रोडक्शन को भी कम करना, ठीक है, ये कहलाती है ग्रीन केमिस्ट्री। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? जो हजार्डस केमिकल्स होते हैं, खतरनाक केमिकल, उनका यूज और प्रोडक्शन कम करना, रिड्यूस करने में को ही क्या बोलते हैं? ग्रीन केमिस्ट्री। नाम से क्लियर है, ग्रीन केमिस्ट्री, ठीक है ना। ग्रीन अच्छी बात होती है, ठीक है ना। तो खतरनाक चीजों को हटाएंगे तभी तो ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे नन्हे नन्हे पॉइंट्स है बच्चों, राइट, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या कहलाता है? एयर पॉल्यूटेंट्स बच्चों, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन एंड कार्बन, ठीक है। तो सल्फर का ऑक्साइड या नाइट्रोजन का ऑक्साइड या कार्बन का ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ये बायो में भी रहता है बच्चों। पीएच ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कितना होता है? 5.5 से 9.5 के बीच, ये ड्रिंकिंग वाटर का पीएच होता है बच्चों। क्लीन वाटर का अगर बीओडी वैल्यू आपसे पूछ ले, क्लीन वाटर का बीओडी वैल्यू, तो क्या होता है? लेस देन 5 ppm होता है बच्चों, क्लीन वाटर का बीओडी वैल्यू, ठीक है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू, ठीक है, ये बायो में भी पढ़ते हो आप, लेस देन 5 ppm होता है। और फिश की अगर ग्रोथ के लिए बच्चों डिसॉल्व ऑक्सीजन पूछ ले आपसे, डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, फिश की ग्रोथ के लिए कितना है? तो कितना होता है बच्चों? 6 ppm से ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है ना, मोर देन 6 ppm। छोटे छोटे नन्हे नन्हे पॉइंट्स है, पूछे जा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया ये सब। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, फोटोकेमिकल स्मोक। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, बायो में भी आपने पढ़ा होगा। या इसी को लॉस एंजल्स स्मोक भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली बार लॉस एंजल्स में देखा गया था बच्चों ये स्मोक को, इसलिए इसे लॉस एंजल्स स्मोक या फोटोकेमिकल स्मोक भी बोलते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा बच्चों? फोटोकेमिकल स्मोक है क्या, उसके कंपोनेंट क्या है, ये सब पूछा जाता है। जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बच्चों, ठीक है ना। क्या क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा काम करता है बच्चों ये फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। इसे ब्राउन हेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना, इस नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। सोलर एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सोलर एनर्जी ही लेता है बच्चों फोटोकेमिकल स्मोक में। इरिटेशन होता है आंखों में और थ्रोट में, मतलब आंखों में और गले में, थ्रोट में क्या होता है बच्चों? इरिटेशन होता है, ठीक है ना। ओके, फोटोकेमिकल स्मोक से, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। कंपोनेंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है बच्चों, कंपोनेंट फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है? पैन, ठीक है, बायो में आपने नाम सुना होगा, पूरा इसका नाम क्या है बच्चों? पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पैन से उसे डिनोट करते हैं। एक्रोलीन, ठीक है ना, या NO2 और ओजोन, ये दिखाई दे रहा है ओजोन, ठीक है। तो ओजोन भी कंपोनेंट होता है फोटोकेमिकल स्मोक का, NO2, राइट। पैन मतलब परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और एक्रोलीन मतलब जिसके पास एल्डिहाइड, देखिए एक्रोलीन में एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, तो जिसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा, CHO होगा, वो फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट होगा ही होगा बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक के कंपोनेंट से, इसे भूलने का नहीं बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लेड पॉइजनिंग, ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग क्या है ये देखिए ध्यान से। लेड है बच्चों, ठीक है ना, कैल्शियम EDTA हमने डाल दिया, तो लेड जहां होगा बच्चों उसे क्या करेगा? EDTA लेड के साथ बना लेगा कॉम्प्लेक्स, चिलेट कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम को क्या कर देगा? बाहर कर देगा बच्चों। तो ये लेड पॉइजनिंग में काम आता है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एसिड रेन का नाम सुना होगा सबने बायो में बच्चों। तो अगर पूछ ले कि एसिड रेन में एसिड का कंसंट्रेशन का ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा H2SO4 होता है, फिर HNO3 होता है, फिर HCl होता है बच्चों। छोटे छोटे पॉइंट है, ठीक है ना, कि एसिड रेन में कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बताइए सबसे ज्यादा H2SO4, फिर HNO3, फिर HCl पाया जाता है।
भोपाल ट्रेजेडी पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, ठीक है ना, एम्स में पूछा था और ऐसे भी इस बार नीट में सब कुछ आ रहा है बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। भोपाल ट्रेजेडी एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में, राइट, हमारे यहाँ से बहुत पास में है बेटा भोपाल, ठीक है ना। तो भोपाल में ही ट्रेजेडी हुई थी, 2 दिसंबर 1984 में हुई थी बच्चों। ये भी पूछा गया क्वेश्चन, 2 दिसंबर 1984 में हुआ था भोपाल में ट्रेजेडी। क्या हुआ था बच्चों, मिक जो है, इसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। मिक का फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, उसका फार्मूला है बच्चों मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC से डिनोट करते हैं। यही क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया बच्चों, ठीक है ना। इसी की वजह से हुआ था मिक का रिएक्शन, ये इसके साथ हुआ बच्चों, तो क्या बना था, सेविन या कार्बेरिल बन जाता है। और इसी वजह से क्या होता है, भोपाल में ट्रेजेडी हुई थी और लाखों लोग मारे गए थे बच्चों, ठीक है ना। कब हुआ था, 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। मिक की वजह से हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से। इसका नाम याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिक, ठीक है ना। ओके, और क्या बना था, सेविन या फिर कार्बेरिल बना था बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गई फिनिश। इतना ही आपको इसमें पढ़ना है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो आज का यहाँ से ये लेक्चर हो गया बच्चों कंप्लीट। आई थिंक अब आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों, ठीक है। एक बार चलिए देख लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ गया ये टेस्टर, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, आप देख सकते हो, ठीक है। मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया बच्चों, कोऑर्डिनेशन हो गया था, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक हो गया बच्चों, ठीक है ना। और इसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, 11th का या 12th का पी ब्लॉक, वो भी मैंने पढ़ा दिया बच्चों। ये कहाँ पे पढ़ाया था, स्टार्टिंग में 2 लेक्चर पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीडी कैप्सूल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड पढ़ाया था। वहां पर ये सब मैंने कवर करा दिया है बच्चों, जितने भी रिएक्शंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब यहाँ पे कवर करा दिया। जिस बच्चे ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, वीडी कैप्सूल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, वो देख ले, तो उसका यहाँ से रिएक्शन ये सब कंप्लीट हो जाएगा। और आज के लेक्चर में 13 और 14 ग्रुप भी मैंने पढ़ा दिया बच्चों अलग से, ठीक है। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे वो आज भी मैंने पढ़ा दिया है, और बाकी जो थे 15, 16, 17, 18 वो सब मैंने वीडी कैप्सूल पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की वीडियो लेक्चर में पढ़ाया, उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद मैंने डी एंड एफ तो हो गया बच्चों, ठीक है। मेटलर्जी भी मैंने पढ़ा दिया बच्चों आपको, ठीक है ना। उसका भी अलग से वीडियो लेक्चर मैंने बना दिया था, तो मेटलर्जी भी हो गया, राइट। और आज मैंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर दी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी हो गया बच्चों। फिर हाइड्रोजन भी मैंने कंप्लीट करा दिया, हाइड्रोजन भी हो गया बच्चों, ठीक है ना। और कोई चैप्टर बचा तो नहीं है, ठीक है। मेटलर्जी हो गया, कोऑर्डिनेशन, डी एंड एफ, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है, सब हो गया, राइट। तो ये सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर दिया बच्चों, ठीक है ना। तो आप अगर किसी बच्चे ने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं इन सब के, तो देख लीजिएगा, ठीक है। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी हमने 3 डेज रखा है। 3 डेज में जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में ऐसा यहाँ पर जरूर आता है कि सर 3 डेज में क्या हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों ने बोला है कि मैसेज भी उनके आए हैं, 3 डेज में सब ऑर्गेनिक कैसे होगा, या फिजिकल कैसे होगा, या इनऑर्गेनिक कैसे होगा, ठीक है। मैंने कराया ही है। अभी क्या करना है, अभी आपको पूरा नहीं पढ़ना है बच्चों, ठीक है। पहले आप एक माइंड से अपने निकाल दीजिए, और कुछ बच्चों को समझाना, ध्यान सुनिएगा। क्या होता है, कई बच्चे ये मान के चलते हैं कि हमारा नहीं होने वाला, तो जिसने ये मान लिया कि हमारा नहीं होने वाला, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल फैक्ट है बच्चों, ठीक है। पहले तो आप अपने अंदर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि सब कुछ होता है। अगर आपने साल भर मेहनत किया है बच्चों, तो लास्ट में कैसे पढ़ना है, राइट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कैसे अपने माइंड में रखना है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की ही तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहाँ पूरा डिटेल से बात कर रहा हूँ बच्चों। आपने देखा ना, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और हाइड्रोजन। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बच्चों, मैंने उनकी बात की है, मैंने पूरा बात नहीं किया। और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेने से क्या होता है, क्वेश्चन फिर वहीं से बनता है। तो अगर बच्चे का इंपॉर्टेंट पॉइंट में ध्यान है, तो जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो सही होता है बच्चों, क्योंकि कॉन्फिडेंस अलग रहता है बच्चों का, ठीक है ना। और अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नहीं मालूम बच्चों, तो क्वेश्चन पे मिस्टेक होते हैं, सारा कुछ पढ़ के चले जाओगे, पता ही नहीं रहेगा एग्जामिनर पूछेगा क्या, तो मिस्टेक फिर इसीलिए होता है। और मार्क्स कम आते हैं। जो बच्चे बोलते हैं ना, मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट किया, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, उसका रीजन सबसे बड़ी बात यही होती है कि बच्चों को ये नहीं पता रहता कि किस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो 3 डेज में जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, फिजिकल का या ऑर्गेनिक का, उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जैसे रिवर्टिव में रिएक्शन हो गया, सैंड में रिएक्शन हो गया, ठीक है,
या फिर अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे बच्चों, तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना क्या है आपको, थर्मोडायनेमिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम कहां से क्वेश्चन आता है बच्चों, वर्क डन से क्वेश्चन आता है, चाहे वो आइसोथर्मल का हो, आइसोकोरिक का हो, एडियाबेटिक प्रोसेस का हो बच्चों, तो इनके वर्क डन से क्वेश्चन आता ही आता है। आप कभी पुराने ईयर्स का पेपर उठा करके देख लीजिए, तो वो पढ़ना है, इनके वर्क डन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा बच्चों। इसके अलावा अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो चलेगा, पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम कहां से क्वेश्चन आएगा, वहां से। ऐसा पढ़ने, ऐसा मैं क्यों बताऊंगा, क्यों ऐसे मैं बताता हूं बच्चों, क्योंकि ऐसा पता चलने से बच्चे का ध्यान उधर रहता है कि अच्छा ये हमें अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है ना, और वही हम चाहते हैं बच्चों, वही आपके पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे का ध्यान वहां पे रहेगा कि इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है और उस पॉइंट को बच्चे ने अच्छे से कवर करके गया, तो फिर उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सही होते हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों। इसलिए हम जो भी यहाँ पर 3 डेज में बात करेंगे बच्चों, वो हम उन्हीं पॉइंट्स को बात करेंगे। जैसे थर्मोकेमिस्ट्री हो गया, थर्मोकेमिस्ट्री में क्या क्वेश्चन आता है बच्चों, एंथैल्पी का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, ठीक है, तो एंथैल्पी का हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसका फार्मूला भी डिस्कस कर लेंगे, उसका क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे बच्चों। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम, अब आयनिक इक्विलिब्रियम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कहां से आता है बच्चों, साल्ट के हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन आता है, मतलब बच्चे को साल्ट के हाइड्रोलिसिस के फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। उसके पीएच के फार्मूले पूछे जाते हैं, अल्फा दे दिया जाएगा आपको, के दे दिया जाएगा, पीएच पूछ लिया जाएगा या पीओएच पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एक तो क्वेश्चन वहां से बनता है। दूसरा मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन कहां से बनता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन बनता है, केएसपी से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, तो केएसपी का क्वेश्चन वहां से बनेगा बच्चों। तो ये दो पॉइंट हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन यहीं से बनता है बच्चों। तो इसी पॉइंट की हम बात करेंगे, ऐसे ही बाकी चैप्टर्स की हम बात करेंगे कि हर चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कहां से क्वेश्चन आएगा बच्चों। एक बार ये पता चल गया तो 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे बच्चों, और वही मैं 3 डेज में बात करने वाला हूं, इसलिए ये पढ़ना बहुत जरूरी है। और लास्ट में अगर बच्चों ने ये सुन लिया अच्छे से कि वीडी सर ने किस चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट बोला है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया है, अगर वो अच्छे से सुन लिया बच्चों और एग्जाम देने गया तो उसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना, राइट। तो समझाना मेरा काम था बच्चों, और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को नहीं मानना है तो फिर वो अपनी मर्जी का मालिक है बच्चों, ठीक है, मेरा काम था समझाना। और मैंने आप सबसे स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, मैंने बोला भी था कि लास्ट में मैं ये बताऊंगा किस चैप्टर में कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और मैं वही कर रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। इसलिए आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपने साल भर जो मेहनत किया है वो काफी है बच्चों सिलेक्शन के लिए, ठीक है, बस लास्ट में क्या करना है, इंपॉर्टेंट चीजों को थोड़ा सा ध्यान दे देना है बस। अगर इतना आप कर ले गए तो 100% आपकी केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो कल से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, चलिए आप तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। और इतना मेरे पढ़ा देने के बाद भी अगर किसी बच्चे को कहीं भी किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम है, जैसे इनऑर्गेनिक मैंने फिनिश कर दिया बच्चों, अगर अब भी किसी को किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज करना, मैं एक लेक्चर और एक्स्ट्रा ले लूंगा। कहीं पर भी अगर किसी भी चैप्टर में इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेकर के जो भी आप प्रॉब्लम मुझे मैसेज करोगे उसका एक वीडियो लेक्चर और बना दूंगा और उस प्रॉब्लम्स को वहां पे डिस्कस कर दूंगा, चाहे वेस्ट ब्लॉक हो या पी ब्लॉक हो या कहीं भी अगर किसी को प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है ना। तो कल से हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।